अब आप ये पूछेंगे कि अदानी जी क्या सेकंड नंबर रिचेस्ट कैसे हो गया, है ना। और इसको हम समझेंगे कि कैसे ये ऊपर नीचे होता रहता है। एक तो रियल वैल्यू होती है जो आपके पास हार्ड कैश पड़ा है। एक नोशनल वैल्यू होती है जो किसी डिराइव्ड एसेट क्लास से आती है। अगर हम लोगों को भी बहुत अमीर बनना है तो कैसे बनेंगे? आपको अगर शेयर्स खरीदना है तो कैसे खरीदें? आपके पास दो रास्ते हैं। स्टार्टअप्स के अंदर अगर आप पैसा डाल देते हैं, सही समय पर डाल देते हैं, तो आपका 100 गुना भी हो सकता है, 200 गुना भी हो सकता है और डूब भी सकता है। स्टॉक मार्केट में जब आप जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में 25 गुना हो जाता है कम से कम। ये एवरेज है। अगेन इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत जरूरी है और साथ के साथ अपनी सेफ्टी सेविंग्स रखना भी बहुत जरूरी है। अब आप ये पूछेंगे कि अदानी जी क्या सेकंड नंबर रिचेस्ट कैसे हो गया, है ना। और इसको हम समझेंगे कि कैसे ये ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके अंदर आपको लगेगा कि जो उनके बैंक में अकाउंट में पैसा था उसकी वजह से ऐसा होता है, या उन्होंने कोई कैश निकाल के रखा था उसकी वजह से वो सेकंड नंबर पे आ गए। देखिए ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जो शेयर्स की वैल्यू होती है यानी जो नोशनल वैल्यू होती है, एक तो रियल वैल्यू होती है जो आपके पास हार्ड कैश पड़ा है। एक नोशनल वैल्यू होती है जो किसी डिराइव्ड एसेट क्लास से आती है, जिसकी वैल्यू आप निकालते हो। तो जो शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती है उससे कौन रिच है फर्स्ट और कौन सेकंड और थर्ड फोर्थ ऐसे डिसाइड होता है ऊपर नीचे। और ये शेयर की वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर उसको परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स उस शेयर्स को बढ़े हुए पैसे पे खरीद रहा है तो ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वो कम पैसे पे बेच देता है तो कम हो जाएगी। जो भी लास्ट वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड होती है उसी से आपकी पूरी कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन निकलती है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। हर एक शेयर जो लास्ट रुका जहां पर स्टॉक मार्केट एंड हुई, आपके शेयर की जो वैल्यू थी उसी वैल्यू पे कैलकुलेट करा जाता है। तो गौतम अदानी साहब सेकंड नंबर पे आ गए थे वर्ल्ड रिचेस्ट में, फिर से दोबारा कुछ घंटों बाद थर्ड नंबर पे आ गए। वो शेयर की वैल्यू की वजह से था, है ना। अब आपका सवाल यह है कि अगर हम लोगों को भी बहुत अमीर बनना है तो कैसे बनेंगे? तो देखिए, नौकरी से बनना थोड़ा सा यानी सैलरी के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपकी 1 करोड़ भी सैलरी है और उसमें से आप टैक्स देने के बाद 65 लाख रुपए बचा भी लेते हैं तो उससे क्या होगा, 20 सालों के अंदर आप कैलकुलेट, कुछ आपके खर्चे भी होंगे, है ना। तो मान लेते हैं 50 लाख आप बचा लेंगे, चलिए 50 लाख रुपीज आपने सेव कर लिए, तो 10 सालों के अंदर आप 5 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। 20 साल में 10 करोड़ बचा पाएंगे। अब उससे तो इतनी ज़्यादा बचत आपकी नहीं होगी या बहुत अमीरों में आ जाए, रिचेस्ट में आ जाए, वो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बहुत सारी एसेट क्लास में पैसा डालना पड़ेगा। अब कुछ एसेट क्लास होती है जैसे कि रियल एस्टेट आपकी हो गई, गोल्ड हो गया। एसेट क्लास अगर रियल एस्टेट की बात करते हो तो जनरली 5, 6, 7% रिटर्न देती है ये एसेट क्लास इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रिटर्न, विच इज से आपने रेंटल ले लिया तो 5 से 7%, 8% रेंटल मिल जाएगा। आपने 1 करोड़ की कोई बैंक कि एटीएम खरीद लिया, आपने बैंक को किराए पे दे दिया, आपको बैंक 6 लाख 7 लाख रुपए मैक्सिमम जो है आपको साल का दे देगा। उस पर आपका कॉस्ट भी आएगा, मेंटेनेंस भी कॉस्ट आएगा ना, पर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। हो सकता है अगले 10 साल में जो 1 करोड़ का था वो 1 करोड़ 30 लाख का हो जाए, 1 करोड़ 40 लाख का हो जाए, 50 लाख का भी हो सकता है, 2 करोड़ का भी हो सकता है। तो आपका 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं शेयर्स के साथ, तो शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल आता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है। हाँ, रिस्क भी है, नीचे भी जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वजह से ही बहुत ज़्यादा उछाल भी आता है और बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है। और अगर मान लीजिए कोई शेयर बढ़ता जा रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। अब इसके लिए भी आपको अगर शेयर्स खरीदना है तो कैसे खरीदें? आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आपके पास रास्ता है कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जो सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी जो स्टॉक मार्केट में आपको इश्यूज मिल रहे हैं, मार्केट के अंदर आ चुके हैं आईपीओ के बाद, वो आप वहाँ से ले लें, है ना। दूसरा रास्ता है, आपको कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा डाल दें, जहां पर रिटर्न थोड़ा लिमिटेड रहता है। मेरे हिसाब से एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड का सालाना 15 से 18% रहता है। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज वॉट द स्टैटिस्टिक्स शो टू मी। और दूसरा एक और रास्ता है कि आप बहुत अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट कर दें, डायरेक्ट किसी कंपनी में पैसा लगा दें। यानी आजकल स्टार्टअप्स तो आपने सुना ही होगा, तो स्टार्टअप्स के अंदर अगर आप पैसा डाल देते हैं, सही समय पर डाल देते हैं, तो आपका 100 गुना भी हो सकता है, 200 गुना भी हो सकता है और डूब भी सकता है ना। तो अगर अच्छी स्टार्टअप देख ली तो आपका शायद 100, 200, 250 गुना भी पैसा हो जाए, विच इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसी तरह से आप बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है
कि अगर आपने एक सही स्टार्टअप, जैसे हमने लास्ट 2 फंडिंग करी, दोनों के रेवेन्यू, एक का 85 करोड़ था 85 CR, एक का 75 करोड़ रेवेन्यू था, है ना, और उनकी वैल्यूएशन दोनों की 150 करोड़ आई, यानी करीब करीब उनके रेवेन्यू इज टू वैल्यूएशन मल्टीपल 2x के आसपास मान लीजिए। अगर उसमें से हम उनका टॉप लाइन के खर्चे काट लें तो EBITDA मार्जिन करीब 2.5 to 3x करीब आ रहा है, यानी उनके पास अगर 50 करोड़ रुपए करीब बच जाता है इन द सेंस उसमें भी खर्चे होते हैं, बट EBITDA, इंटरेस्ट, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, ये सब हटाने के बाद जो पैसा आता है EBITDA, उसके हिसाब से 50 करोड़ भी अगर होता है तो 3x पे चला गया, 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे चला गया। बहुत अट्रैक्टिव है अगर आपको वो मिल जाती है। स्टॉक मार्केट में जब आप जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में 25 गुना हो जाता है कम से कम, ये एवरेज है। अगेन सब इसमें डिफरेंसेस होंगे, कोई ऐसा जो मैंने आपको फैक्ट एंड फिगर दिया है कुछ ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट मैं आपको ये जनरल वैल्यूज दे रहा हूँ। तो 25 गुना जनरली हो जाना चाहिए। तो अगर आपने कोई स्टार्टअप के अंदर पैसा लगा दिया था, 10 लाख रुपए डाल दिए और वो स्टार्टअप IPO कर जाती है तो 25 गुना पे जाएगी। और अगर आपने 2-3 साल दे दिए उस इन्वेस्टमेंट को और उसके बाद वो IPO पे जाती है तो शायद आपका पैसा तब तक 100 गुना भी हो सकता है, 150 गुना भी हो सकता है। और अगर IPO चली गई तो डूबने के तो चांसेस है ही नहीं, बट हाँ डूबेगी अगर स्टार्टअप तो उससे पहले डूब जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है और उन अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है अगर आपको अपने लिए वेल्थ जनरेट करनी है। क्योंकि अगर आप अपनी एक्टिव इनकम से ही सब कुछ करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। और एक तो होती है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट। सेविंग होती है आपने बैंक में FD में पैसा डाल दिया, वो आपकी सेविंग हो गई। इससे आपका जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपको कुछ ऐसा होता है कि आपकी बहुत नीड है, कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तब आपको ये पैसा काम आएगा। किसी की शादी करनी है, कुछ भी करना है, तो इस पे आप जो अर्जेंट नीड्स हैं जो आपको आने वाले 1 साल 2 साल में आ सकती हैं, उसके लिए ज़रूर पैसा निकाल के रखें, बहुत ज़रूरी है ना। इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ अपनी सेफ्टी सेविंग्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि FD रखना अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने पैसे को जैसा आपका एक इन्वेस्टमेंट थीसिस है उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। अगर आप सही तरह की एसेट क्लास में, ये भी नहीं बोलूँगा कि सारा पैसा शेयर्स में डालिए, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के देखिए, जहाँ पर आपको फ़ायदा आ रहा है उस फायदे के हिसाब से फिर आगे इन्वेस्टमेंट करिए। लोगों ने प्रॉपर्टी में भी बहुत पैसे बनाए हैं, पर प्रॉपर्टी थोड़ा सा स्लो चलती है अगर शेयर से कंपेयर करूं तो। ऐसे क्रिप्टो करेंसी भी है, बट लेकिन क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आपको नहीं समझ आती है तो बिल्कुल मत करिए। शेयर समझ नहीं आते बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है जो लेनी चाहिए। मैंने एक कोर्स बनाया है और वो आस्क मी एनीथिंग की शेप में बनाया है, यानी मैंने इन्वेस्टर्स को बुलाया जूम मीटिंग के अंदर और उनसे बोला कि आप मुझे सवाल पूछिए, जो भी आपके सवाल होते हैं, और मैं आपको उसी समय आंसर दूंगा। और उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और उसके लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट का कोर्स बना लिया है एंजल इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो सारे सवाल, और ये मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, यानी अभी 4 एपिसोड रिकॉर्ड कर दिए हैं और भी करूँगा। तो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं, स्टार्टअप लेंस के चैनल को ढूंढिए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के भी मैंने कुछ कोर्स बनाए हैं, वो भी सिर्फ आस्क मी एनीथिंग सेशन में। बहुत डिफरेंट फॉर्मेट है, यानी किताबों में जो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा वो मैं नहीं बना रहा हूँ। What I am trying to do is to give you something which is not there in the books, आपके स्पेसिफिक सवाल और साथ के साथ उनका आंसर। उससे आपको जो चीज़ बुक्स में नहीं मिल रही है वो वहाँ मिल जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर आप ऑफिस जाते हैं गाड़ी में या बाइक पे, जैसे भी जाते हैं, फ़ोन में लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल साहब, रोड पे रिस्क नहीं लेना है। अगर आप पीछे बैठे हो आप किसी के साथ और आपने आराम से गाड़ी के अंदर ट्रैवल करना है या बाइक पे करना है, पीछे बैठ के कान में आप वो लगा सकते हो, सुन सकते हो। वो आप ज़रूरी नहीं है वीडियो देख सकते हो पीछे बैठे आराम से, तो देखिए, नहीं तो सिर्फ सुनिए। और वो कोर्सेज में जो सवाल और जवाब है ना, वो आपको बहुत सारी नॉलेज दे के जाएंगे। किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं देना, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, ना मैं करने वाला हूँ, ऐसा कुछ मैं नहीं सोच रहा बिल्कुल। ना मैं आपको कोई किताब बेचने वाला हूँ, ना मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा कोई कोर्स करिए। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हिंदी के अंदर कंटेंट ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि हिंदी का वाइड रीच है हमारे देश को। लोगों को ये ज़रूरत भी है कि हम कोने कोने तक ये एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट वाली बातें पहुँचें। तो इसीलिए मैंने वो प्ले लिस्ट बना के रखी है। एक स्टार्टअप लेंस का चैनल है और एक शिशिर गुप्ता का पर्सनल चैनल मैंने बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम शिशिर गुप्ता है और मैं फाउंडर एंड CEO ऑफ स्टार्टअप लेंस हूँ।